जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से उमेश अग्रवाल जी जुड़े हैं, जिनसे बात करेंगे एक खास मुद्दे पर। बहुत-बहुत स्वागत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, गुआम एयरबेस जो कि अमेरिका का एक एयरबेस है, वहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट भी किया गया और इंटरसेप्ट भी किया गया। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आपसे इसके मतलब और मकसद समझना चाहूँगी कि क्या यूएस प्रिपेयर कर रहा है चाइना के साथ डायरेक्ट वॉर में आने के लिए, या इसके क्या-क्या मतलब निकलते हैं? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और किन सर्कमस्टेंसेस में ये सारी डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है? अंबर जी, एक्चुअली गुआम एक मिलिट्री आउटपोस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का एशिया में। ठीक है। ये चाइना के बहुत पास है और यूएस से थोड़ा दूर है, मतलब आप सोच लीजिए बीच में है। तो मतलब एक इम्पोर्टेंट डिफेंस इंस्टॉलेशन आइलैंड है। इसके अंदर इनके पास एयरबेस भी है और नेवी बेस भी है। अभी इन्होंने क्या किया है, बहुत सालों बाद फर्स्ट टाइम इन्होंने वहां पे अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा और इंटरसेप्ट भी किया है। इसके मायने क्या है, क्या करना चाहता है यूएस? यूएस ऐसे ही कोई काम नहीं करता है, आपको मालूम है। जैसे आपको मालूम है अभी ट्रेड सैंक्शंस चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना, जहां पे आपने देखा है चाइना ने जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है यूएस को। और उसके अलावा यूएस ने भी एक काउंटर सैंक्शंस निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है जो ताइवान की कंपनी है टीएसएमसी को कि आप उनको सेमीकंडक्टर्स मत दीजिए। ट्रंप ने बोल दिया है जैसे ही वो पावर में आएंगे वो चाइना पे 100% टैरिफ लगा सकते हैं। फॉर सपोर्टिंग द ब्रिक्स करेंसी 10% टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना इलीगली फेंटेनिल मैन्युफैक्चर कर रहा है जो बहुत घातक ड्रग है, जिसके कारण कम से कम बहुत सारे लाखों अमेरिकन मर चुके हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये एक सीरीज ऑफ एक्शन ऐसा हो रहा है कि यूएस को लग रहा है कि फ्यूचर में एक आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपने सुना भी होगा कि चाइना हमेशा ताइवान को एनसर्कल कर लेता है, अपने मिलिट्री प्लेन्स उधर भेजता है, उसके उनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट करता है। तो अमेरिका को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की टेस्टिंग जरूरी है। आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया इतने सारे मिसाइल टेस्ट कर रहा है, रशिया मिसाइल टेस्ट कर रहा है, चाइना ने भी मिसाइल टेस्टिंग की है। तो अब अमेरिका को लग रहा है चलो हम भी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए उनका जनरली तो वो कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, सिमुलेशंस भी कर सकते हैं। जनरली अमेरिका अपनी पावर दिखाता नहीं है, उसको छुपा के रखता है। पर इस बार उन्होंने मिलिट्री शो ऑफ पावर भी किया है। तो इसका मतलब है चाइना से पंगा लेने के लिए अमेरिका तैयार है, या इधर इन द ताइवान स्ट्रेट, या इन द साउथ चाइना सी, या इन द इंडो पैसिफिक, कहीं भी करना है। अभी अमेरिका इज रेडी फॉर एन ऑल आउट वॉर विद चाइना इन केस चाइना ट्राइज टू इन्वेड ताइवान, या चाइना कोई भी यूएस जो बेसेस है फिलीपाइंस में है, तो उन अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ जाए यूएस चाइना और फिलीपाइंस के बीच में, तो यूएस का जो उधर स्टेशन सोल्जर्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी एक जरूरी है। दिस इज अ मोरल बूस्टर थिंग जो हो रहा है। बहुत सालों से अमेरिकन मिलिट्री ने ऐसे घातक परीक्षण नहीं किए। तो लोगों को लग रहा है कि ठीक है, परीक्षण तब किया जाता है लोगों को जब शक्ति दिखानी होती है। जनरली सारी सिमुलेशन जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बट आपने भी देखा होगा अभी इंडिया ने भी K4 मिसाइल्स टेस्ट किया है, अग्नि मिसाइल टेस्ट किया है। इसका एक मतलब एक चेतावनी देना होता है कि आपके दुश्मनों को। तो वही बात है। बिल्कुल। और जिस तरह से हम इस इन सारी डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, अब उमेश जी, हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें हमने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और चैलेंजेस पे हमने फ्यूचर में चर्चा की थी, जिसमें आपने कुछ प्रेडिक्शंस भी की थी। लेकिन जिस फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि यूएस जो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या उनको और ज़्यादा एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है? इसके पीछे क्या हम मकसद देख रहे हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, या इसके अलावा कुछ और भी है? देखिए मिलिट्री डॉक्ट्रिन ये बोलती है जनरली जब तक आप चमत्कार को नमस्कार है, अगर आप बल नहीं दिखाएंगे तो लोग आपको नमस्कार नहीं करेंगे।
आपने देखा होगा कि किम जो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर है, हमेशा मिसाइल छोड़ता रहता है। चाइना छोड़ता रहता है। अभी रशिया ने भी ऑर्शनिक मिसाइल छोड़ा है। तो एक तरह से यूएस को भी दिखाना जरूरी है, और उन्होंने भी दिखा दिया कि हमारे पास भी मिसाइल सिस्टम्स है। ये एक तरह से डिक्रिप्टली मैसेज भेजा जाता है कि डोंट ट्राई एनीथिंग टू इन्वेड ताइवान। मतलब एक स्क्रिप्टिक मैसेज दिया जाता है, सीक्रेट कोड बताया जाता है कि प्लीज डोंट डू इट, हमारे पास भी यहाँ पे मिसाइल सिस्टम्स है। अगर आप, और जो एक्टिविटीज अगर आप प्लान भी कर रहे हो, हमें मालूम है, आप इसको बंद कर दीजिए। तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, और इसको रिएक्ट चाइना कैसे करेगा वो देखने की बात है। क्योंकि चाइना ने बोल दिया है कि इट इज अ रेड लाइन, कि अगर आपने ताइवान को राम्स भेज रहे हो, आप चाइना के ताइवान के अंदर अगर कोई बड़ा यूएस का लीडर चले जाता है, चाइना बोलता है इसको रेड लाइन। तो यूएस कंटिन्यूसली वो वायलेट करता है। देखिए 2022 में जब फॉर्मर स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी, तभी जाके, तब से आपने देखा कि चाइना और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया था ताइवान के ऊपर। और अभी आपको ये भी मालूम है, फिलीपाइंस के साथ भी चाइना का प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे भी वो कुछ वाटर, वहां पे भी उनके चाइनीज वॉरशिप्स फिलीपाइंस के जो बोट्स है उनको परेशान करते रहते हैं। चाइना ने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्केल पे एक मिलिशिया फोर्स तैयार करके रखा है। मतलब ये डायरेक्टली पीएलए नेवी के अंदर नहीं आते हैं, बट एक तरह से बोलते हैं दिस आर बीइंग सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। पीएलए नेवी उसको सपोर्ट करती है। तो ऐसे तरह से बहुत सारे उन्होंने फिशरमैन उन्होंने ऐसे भेजे हैं, जिसके कारण वो एक्चुअली चाइनीज एजेंट्स भी है। अमेरिका को मालूम है कि अब उनको दे नीड टू असर्ट द सुप्रीमेसी in the South China Sea, in the Taiwan Strait, in the Indo-Pacific, in the Indian Ocean region. देखिए आपको समझ में आना चाहिए, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, 800 मिलिट्री बेसेस है। ये 800 मिलिट्री बेसेस जो अमेरिका के हैं, ये शोपीस के लिए नहीं है, दे आर एज अ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ। और जहां तक अगर अमेरिकन बेसेस उधर रहते हैं, वो कंट्रीज जनरली जो भी वो कंट्रीज में वो रहते हैं, वहां की कंट्रीज में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉवरेनिटी नहीं रहती। आप देख लीजिए, भले ही जापान हो, जर्मनी हो, फिर बाद में साउथ कोरिया हो, ये सब कंट्रीज में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, बट दीज कंट्रीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। जो भी वहां पे जो भी सरकार होती है, जो भी वहां पे डिसीजंस होते हैं, दे हैव टू बी कंसल्टेड विद द व्हाइट हाउस। ये एक अनरिटन रूल है। नाम के लिए वो आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली इन प्रैक्टिस दे आर सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। उमेश जी, मैं एक और आपसे बात समझना चाहूंगी, वो ये कि इस तरह के जो मिसाइल डिफेंस टेस्ट होते हैं या इंटरसेप्शंस होते हैं स्पेशली, उसके क्या हमें चैलेंजेस नजर आते हैं उस रीजन में आसपास? हम किस तरह के चैलेंजेस के बाद देख सकते हैं? देखिए इसका मतलब एक ही है कि अब मिलिट्राइजेशन अगर आगे जाके बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल्स होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि क्वाड को रिवाइव किया जाएगा। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान मलाबार एक्सरसाइज करेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि ब्रिटिश वॉरशिप्स, जर्मन वॉरशिप्स, फ्रेंच वॉरशिप्स भी जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी वहां पे जाके अपना असर्ट करना चाहेगा, अपनी सुप्रीमेसी। तो वहां पे दे आर चैलेंजिंग द असर्टिवनेस ऑफ द चाइना। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं साउथ चाइना सी में, जिसके कारण वो बोलता है कि वो ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेरे पास है, तो आसपास का एरिया मेरा हो गया। तो एक तरह से हॉटली कंटेस्टेड है। उसके अंदर आप देख लीजिए, भले फिलीपाइंस हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, एवरीबडी इज हैविंग द टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट्स विद चाइना। अब अमेरिका वहां पे असर्टिव हो रहा है, तो एक तरह से मिलिट्राइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी होगा। वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो ओशन बेड में लाई करता है, वो क्रिटिकल हो चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपने देखा है कि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो यूएस के ऊपर बैन लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं यूएस वहां पे जाके एक्सपेडिशन करेगा, और वो जहां पे जाके करेगा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट भी करेगा, और रिफाइनिंग प्लांट्स भी लगाने वाला है ऑल दिस कंट्रीज के बीच में। तो एक तरह से मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स वॉर फॉर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेस beneath the ocean, and also to ensure that जो सप्लाई रूट्स होते हैं
दे आर नॉट बीइंग मोनोपोलाइज्ड बाय एनी कंट्री। तो एक तरह से अच्छा ही डेवलपमेंट है। चाइना की जो हीगेमनी है, चाइना का जो वो हमेशा करता आ रहा है कि वो आपके एरिया में आके वह सबमरीन्स भेजता है, आप एस्पियोनेज करता है, तो अभी अमेरिका भी करना चालू कर देगा। सेकंड, आपको एक और एक चीज ध्यान ध्यान रखना चाहिए। चाइनीज हैव अ वेरी गुड फेटिश फॉर फिश। वो जहां पे भी जाते हैं तो वो इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग चालू कर देते हैं, ट्रॉलर्स उनके, जिसके कारण जो ओशन के अंदर जो इकोसिस्टम होता है ब्रीडिंग का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक तरह से ये भी एक चीज है कि अब यूएस को लग रहा है कि आपको अपने जो राइट्स है, ओशन के जो रिसोर्सेज है, मैराइन इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, उसको भी बचाने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा बड़ा पंगा चालू हो चुका है इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, ताइवान पेनिनसुला में, और आगे जाके मेरे हिसाब से नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के साथ अगर अ, अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई पीस टॉक्स करते हैं, तो इसके अंदर भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के साथ भी होता है। और मेरे हिसाब से नॉर्थ कोरिया के साथ तो यूएस के रिलेशन सुधर जाएंगे। मेरे हिसाब से यूएस के रिलेशंस रशिया के साथ भी सुधरेंगे। बिगड़ेंगे तो नहीं, और बिगड़ने वाले तो नहीं है, सुधरेंगे जरूर, पर टाइम लगेगा। और चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा, बहुत सारे थ्रेट्स आएंगे, बहुत सारे बातें होगी, बहुत सारे दोनों साइड के जो वॉर हॉक्स है, दोनों एक दूसरे पर हमला करेंगे, ट्रेड बैरियर्स करेंगे, बहुत ज्यादा एक मिलिटराइजेशन होने वाला है। यही बोलना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरह से हम फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम बात कर रहे थे इसकी गोम एयरबेस की। तो अगर मैं इसका अगर आप एक ओवरव्यू दे पाएँ कि ये जो यूएस मिलिट्री मिशन है, इसका क्या रोल है, और जो पूरा in terms of missile defense and interception operation. देखिए, ये गुआम एयरबेस है, इसके अंदर एक एयरबेस भी है जो यूएस के जो स्टेल्थ फाइटर्स होते हैं, जैसे F-35 है और उनके B-52 बॉम्बर्स है, सबके लिए ये बेस इज वेरी मच क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। इस बेस के Hmm. अंदर नेवल बेस भी है, जो यूएस की सबमरीन्स होती है, न्यूक्लियर सबमरीन्स होती है, फ्रिगेट्स होती है, वॉरशिप्स Hmm. होती है, दे आर ऑल डॉक्ड हियर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है फॉर यूएस इन द इंडो पैसिफिक ओशन। और ये एशिया में आता है, तो यूएस और एशिया के यूएस और चाइना के बीच में, ये मिड में आता है कहीं पे। तो इसके लिए यूएस के लिए एक वेरी क्रिटिकल बेस होता है। इस बेस के थ्रू जो मिलिट्री बेसेस हैं यूएस के, फिलीपाइंस में है या जापान में है या साउथ कोरिया में है, उन सबको री इन्फोर्समेंट भेजते हैं। तो ये एक तरह से यूएस आउटपोस्ट है इन द इंडो पैसिफिक। बहुत वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एयरबेस है। आपको मालूम होगा इंडियन ओशियन में भी डियोगो गार्सिया है, वो भी यूएस का एक बेस है। तो एक तरह से यूएस के बहुत सारे मिलिट्री आइलैंड्स हैं, वहां पे उनकी मिलिट्री स्टेशन है, जो उन्होंने जीते थे वर्ल्ड वॉर 2 पे। उस टाइम से वो लोग दे आर मेंटेनिंग द हिजेमनी ओवर द सीज, कंट्रोल ओवर द सीज। उन्होंने पावर डिस्प्ले नहीं किया कभी। अब वो चालू कर रहे हैं कि दे आर डिस्प्लेइंग द पावर, द माइट ओवर द सीज एज वेल। आपके भले ही आप इंडिया के कितने भी नेवल शिप्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यूएस के सामने कुछ भी नहीं है हम। तो हम जो भी हमारा इंटरेस्ट रहेगा, इट विल बी अलाइन्ड टू द मिलिट्री इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ट्रम्प का वेरी मच क्लियर है, इधर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। तो सिंपल सा चीज है कि इधर माई वे और हाईवे। तो मेरे हिसाब से आगे जाके इंडियन नेवी और यूएस नेवी के अंदर इंटरग्रेशन भी होने वाला है। और आपको जान के हैरानी भी होगी कि यूएस के जो 7th फ्लीट होते हैं, जो नेवल फ्लीट्स होते हैं, उसका मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग वो होता है चेन्नई में, वो होता है आपके गुजरात में। तो ये सब काम इंडिया में चालू हो चुका है। इंडिया के अंदर एक सब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है टू सर्विस द अमेरिकन वॉरशिप्स इन द पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। बस यही आपको समझना जरूरी है। ये जो हम बैलिस्टिक मिसाइल की और इसकी बात कर रहे थे, मैं एक्चुअली आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि सिंस हम एशिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो चाइना को डिस्कस कर रहे हैं, यूएस, चाइना और इंडिया के ये बड़ी पावर के तौर पे देखा जाता है। इस रीसेंट डेवलपमेंट का हम भारत पर क्या असर देखते हैं?
देखिए सिंपल सा चीज है, भारत को भी नोटिस पे डाल दिया है कि आप क्वाड को रिवाइव किया जाएगा, आप एंटी चाइना फ्रंट में आपको आना पड़ेगा, और जो मलाबार एक्सरसाइजेस है और जो क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है बिटवीन यूएस एंड इंडियन नेवी, वो होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, हमने 3-4 पैक्ट हमने साइन किए, जिसमें हमने लेमोवा साइन किया, बेका साइन किया, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू शेयर कम्युनिकेशन, रिफ्यूलिंग, पोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इससे ज्यादा अब ज्यादा ग्रेटर इंटीग्रेशन होगा दोनों नेवल फोर्सेस के बीच में। वो स्ट्रेटेजीज, वॉर गेम्स खेले जाएंगे, स्ट्रेटेजीज बनाई जाएगी ब्लॉकेड के लिए, बाय चांस अटैक हो तो कैसा पोजिशनिंग होगा। तो इंडिया इज गोइंग टू बिकम an important element to fight, to counter China in the Indian Ocean region। जो इंडियन ओशन रीजन में रहेगा, यूएस सपोर्ट तो जरूर देगा, पर इंडिया को बोल दिया है कि आप चाइना को उधर, डोंट अलाउ चाइना टू एस्टेब्लिश इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। आपने देखा ही होगा, जब भी इंडिया कोई मिसाइल टेस्ट करता है, चाइनीज अपनी सबमरीन भेज देता है टू जस्ट चेक कि क्या हो रहा है। तो अब क्या होगा कि वहां पे मेरे ख्याल से यूएस के सबमरीन भी आने चालू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मिलिट्राइजेशन चालू हो चुका है वर्ल्ड में, और 2025 में आप देखेंगे मिलिट्री बिल्डअप होने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसिफिक में होगा, इंडिया में भी होगा, अटलांटिक में भी होगा, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में लोगों ऐसा रहेगा कि एवरी कंट्री विल ट्राई टू एस्टेब्लिश द नेवल फ्रिगेट। वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आपने भी देखा है कि इंडिया ने अभी 75,000 करोड़ के लिए 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स का सैंक्शन दिया है, और बहुत सारे अपना नेवल प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं। तो ये इंडिया में होने वाला है। तो इन शॉर्ट हम ये समझ समझ सकते हैं कि इंडिया का इस पर एक पॉजिटिव ही हमें इसका एक असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं चाइना हमारे लिए एक चैलेंज है, और चाइना के साथ हालाँकि बातचीत और रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगेन चाइना को इस तरह से आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, और पूरी तरह देख, से आपको सतर्कता रखने की ज़रूरत है। जी, आप कुछ कहना हम चाह रहे हैं? अंबर जी, हम चाइना पे भरोसा ही नहीं कर सकते। वही मैं बोल रही हूँ ना। आपको आपको ये चीज देखना पड़ेगा, अगर जो भी इंडो चाइना चीनी भाई भाई की बात कर रहा है, उन्होंने 1962 दिखा देना चाहिए, चाइना ने कैसे हमारी जगह हथिया के रखा है। अगर चाइना इज रियली इंटरेस्टेड टू हैव अ डायलॉग, फ्रेंडशिप डायलॉग, इट शुड फर्स्ट गिव बैक द लैंड इट हैज ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द 1962 वॉर। अनकंडीशनल अपॉलॉजी देना चाहिए, तब जाके बात होती है फ्रेंडशिप की। अनलेस एंड अनटिल वी आर क्लियर that boss, unless and until you do this, we are not going to have any sort of arrangement with you, we are not going to believe you। ट्रेड अरेंजमेंट से चल रहा है, उनको भी ट्रेड चाहिए, हमें भी ट्रेड चाहिए, उधर तक रखिए। पर जो ग्रेटर फ्रेंडशिप की बात है वो इंडिया और चाइना के बीच में नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। बाकी बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो बोलेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में कोऑपरेशन बढ़ रहा है, तो इसके थ्रू ये थ्रू, मेरा मानना एक ही चीज है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी बोल दिया है, आरबीआई गवर्नर, जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर आज हो जाएंगे, शक्तिकांता दास, उन्होंने भी बोल दिया है कि हमारा डी डॉलराइजेशन का कोई इरादा नहीं है, एक्सप्लिसिटली टर्म्स में बोल दिया है। इससे ज्यादा तो हम कुछ बोल नहीं सकते, बाकी अगर लोग मानते नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। एब्सोल्युटली, जो चाइना की हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए दुनिया में कोई भी देश चाइना पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि चाइना के अलावा उनको कोई चंदा देता नहीं है। तो ट्रेड की जहाँ तक बात आती है, तो ट्रेड तो एक चाइना को भी चाहिए और हमको भी चाहिए, तो ट्रेड मेंटेन है, बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात आती है एक बेहतर दोस्ती की, बेहतर रिश्तों की, या ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर्स की, तो वो अभी भी चाइना की तरफ से भारत उतना ज़्यादा चाइना को लेकर भरोसा नहीं कर सकता। अंबर जी, मैं एक पाकिस्तानी चैनल पे भी जाता हूँ, वहाँ की जो होस्टेस है वो तो ओपनली बोलती है कि जब चाइना पैसा मांगेगा, हम उनके 4-5 इंजीनियर को मौत के घाट उतार देंगे। हमें पाकिस्तान विल नॉट एवर, एक धेला भी नहीं देने वाले चाइना को, भूल जाओ। तो चाइना तो, पाकिस्तान लोग तो सीधा ही जानते हैं, वो तो सीधा ही बोलते हैं वी आर नॉट गोइंग टू पे द चाइनीज डेब्ट्स एनी मोर। जब तक चाइना को, उनको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहेगा। चाइना को कौन सा लोन वापस चाहिए? चाइना तो वो पूरा न्यू इंपीरियलिज्म की जो पॉलिसी है उसके तहत वो ऑक्यूपाई करता रहता है, और तो वो चाइना को तो देखिए, चाहिए।
देखिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए अभी तक 23 चाइनीज इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया गया है। और यहाँ तक और यहाँ तक बात हुई कि कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले, चाइनीज एम्बेसी समन्ड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड मीट देम एट द एम्बेसी। सोच लीजिए, चाइनीज एम्बेसी को वहां पे समन ऑर्डर इश्यू करता है, शहबाज शरीफ जाके मिल के आया उनको। तो सोच बिल्कुल, लीजिए, लॉर्ड जी जिनपिंग का फरमान आया था और चाइनीज और पाकिस्तानी प्रीमियर को कंप्लाई करना जरूरी होता है। तो पाकिस्तान तो चाइना को बेवकूफ बना रहा है। एक बार तो चूक देगा, पर पाकिस्तान वही खंजर चाइना के अंदर भी मारेगा, जैसे उसने बेवकूफ बनाया अमेरिका को। बिल्कुल। और सी पैक पे भी चाइना अभी फिलहाल पीछे आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पे भी कहना है कि सी पैक में चाहे अभी थोड़ा स्लो डाउन नजर आया उस प्रोजेक्ट पे, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी दूरी नहीं आएगी उन रिश्तों में, हमेशा ऐसे बरकरार रहेंगे। हम तो चाहते हैं बिल्कुल ऐसे बरकरार रहें। और चाइना को एक दिन चाइना पाकिस्तान को निकल जाएगा, पाकिस्तान को चाइना निकलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए वही देख एक जैसे देखिए, तो मुझे मेरा मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान से बड़ा कोई धूर्त नहीं है। पाकिस्तान ऐसा है जिसने किसी को छोड़ा नहीं है, सबको ठगा है। उसने अमेरिका को ठगा है, उसने चाइना को ठगा है, उसने यूएई को ठगा है, उसने सऊदी को ठगा है, उसने यूरोपियन यूनियन को ठगा है। जहां से पैसा मिलता है वो सब कुछ ले सकता है। इतने शेमलेसली है। हम वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पाकिस कि कैसे झूठ बोलना चाहिए, किससे किस अंदाज में बोलना चाहिए। और वो नहीं, चीज हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर नहीं वाला नहीं ना करे देखिए हमें झूठ देखिए बोलना ज़रूरत देखिए पड़े, हमें सीखना पड़े। चाइनीज जैसे अगर आपको दुश्मन है तो आप सही होके काम नहीं कर सकते। आपको नहीं, दैट्स डिप्लोमेसी लेकिन हाँ, वो आपकी बात सही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, मुझे लगता है कि चाइना के लिए पाकिस्तान एक लेसन रहने वाला है, जिस तरह से अफ्रीका हुआ या हम श्रीलंका, या इतने सारे हमें एग्जांपल्स मिलते हैं जो चाइना ने किया है इन सब देशों के साथ, वो उसका पूरा बदला फैजल लेने वाला है, नहीं कि पाकिस्तान में बाप का, बाप का, भाई का, सबका देखिए, बदला लिया। इसमें एक और एक एनालिसिस, आज का टेस्ट में एक और एक एनालिसिस आता है। जिस जी, हिसाब से अमेरिका ने मिसाइल छोड़ी है और इंटरसेप्शन किया है, चाइना विल बी फोर्स टू अलोकेट एडिशनल मिलिट्री बजट। इसके कारण उनकी इकोनॉमी में और स्ट्रेन आने वाला है। और उसके कारण ऐसा होगा, जो चाइनीज से जो सब कॉन्टिनेंट में जो जितने भी नेबर्स है जो दब रहे थे, वो लोग भी अभी मिलिट्री पे खर्चा करेंगे। इसके कारण क्या होगा, चाइनीज इकोनॉमी को और फर्क पड़ेगा, और चाइनीज इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा तो वहां पे रिवोल्ट होंगे, बैंकिंग फेलियर होंगे, प्रॉपर्टी फेलियर होंगे। और आपको मालूम है 1992 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया है, तो चाइना का भी विघटन हो सकता है। दिस माइट बी द स्टार्ट ऑफ द balkanization of a disintegration of China as well in the Soviet style which happened in 1992। यही मैं ये मेरा अंतिम और क्लोजिंग रिमार्क है। बस। बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी, हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम।